गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने मेटल को अर्थ क्रस्ट से कैसे बाहर निकालना है प्योर फॉर्म में, उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था। और हमारी जो एक्टिविटी सीरीज है उसको 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। लेकिन उस 3 ग्रुप में डिवाइड करने से पहले हमें हमारी ओर को एनरिच करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर जो कोई भी मिट्टी है, रेत है, उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। उसे एनरिचमेंट कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स। बहुत ही सिंपल और इजी है। देखो, ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, mitti, sand, etc., which is called gangue। याद रखना, ये जो लार्ज अमाउंट में इंप्यूरिटीज रहती है सोइल और सैंड की, उसे गैंग कहते हैं। और ये इंप्यूरिटी हमें पहले निकालनी पड़ती है। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal। मेटल को बाहर निकालने से पहले हमें ये सारी इंप्यूरिटी निकालनी पड़ती है। The processes used for removing the gangue from the ore are based on the difference between their physical and chemical properties of gangue and the ore। ore और गैंग के बीच जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, जैसे कि डेंसिटी अलग रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग रहेगा, कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, कोई नहीं होगा, उसके बेसिस पे उनको अलग किया जाता है। और काफी सारी उसकी टेक्निक्स है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। चलो, सबसे पहले जिसकी एक्टिविटी सबसे लो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। हमारी एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे है उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलो। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया था। ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। अब आप उनको सिर्फ हीट करोगे फिर भी वो प्योर हो जाएगी, उसका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार, याद रखना नाम, सिनाबार HgS का ओर है, जो मर्क्यूरी का ओर है। HgS known as a cinnabar। When heated in the air, it firstly convert into mercuric oxide HgO and then mercuric oxide reduced to mercury। बहुत ही सिंपल है। HgS था, आपने उसमें O2 डाला तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया SO2 और HgO बना। ये HgO अपने आप ही उसमें से ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रिलीज कर देगा। बहुत ही इजी और सिंपल, क्लियर है। सेम चीज कॉपर करता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, कॉपर विच इज फाउंड एज ए Cu2S in nature can be obtained from its ore by just heating in air। जब आप Cu2S को एयर में हीट करते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, तो वो सबसे पहले क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O कन्वर्ट होगा और ये क्यूपरस ऑक्साइड वापस से Cu2S से रिएक्ट करेगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ये रिएक्शन दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये तो फ्री फॉर्म में मिलते हैं। खैर छोड़ो, सिल्वर भी जो हमें सल्फाइड के रूप में मिलता है वो Hg की तरह ही हम उसे प्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत ही लो है। अब बात करते हैं मिडल एक्टिविटी, यानी कि बीच में एक्टिविटी है जिनकी। ठीक है, देखो, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, वो थोड़े बहुत रिएक्टिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उनके जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स रहते हैं पहले उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे। देखो, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल
from oxide as compared to carbonate and sulfides. सल्फाइड्स और कार्बोनेट से मेटल निकालना ऑक्साइड से बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हम पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकालेंगे. Therefore, prior to reduction, metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. जैसा मैंने आपको बताया. The sulfides ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of air. It is known as a roasting. कुछ नहीं है, आपकी जो सल्फाइड ओर है उसको एयर, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनके बाहर निकल जाएगा और ऑक्साइड वहां पे लग जाएगा. उसे रोस्टिंग कहते हैं. देखो ZnS था, O2 से हीट किया, ZnO बन गया और SO2 रिलीज हो गया. इसे रोस्टिंग कहते हैं. अब कैल्सिनेशन किसे कहते हैं? तो जब कार्बोनेट को स्ट्रांगली बहुत ही कम एयर के अंदर हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगा. जैसे कि ZnCO3 था, हीट किया ZnO, CO2 रिलीज हो गया. तो ये हो गया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. क्लियर है? चलो अब उसको क्या करना है, जो ऑक्साइड हमने बनाया तो उस ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करना है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन ले लेगा और हमें हमारी मेटल मिल जाएगी Zn. देखो कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया ZnO से. समझ में आया? The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. जैसे हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करके मेटालिक जिंक ले लिया. You are already familiar with the process of oxidation and the reduction, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था. तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जहां पे हमने जिंक ZnO से ऑक्सीजन निकाल लिया. Besides using carbon or coke to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can be also used. कुछ एक ऐसी मेटल है जो इनसे ज्यादा एक्टिव है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है. तो अगर हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो जिंक से ऑक्सीजन निकल जाएगा, एल्यूमिनियम ले लेगा. The highly reactive metals such as sodium, aluminium and calcium are used as a reducing agent. जैसा मैंने आपको बताया अभी एल्यूमिनियम के बारे में. देखो हमारे पास MnO2 था तो उसके साथ एल्यूमिनियम रखा तो Mn निकल गया और L2O3 रिलीज हुआ. लेकिन इस रिएक्शन का एक दिक्कत है कि यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत सारा हीट रिलीज होता है. उसकी वजह से जो मेटल हमें मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है. देखो Mn लिक्विड में, ये चीज आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है. Mn लिक्विड में मिलता है. ओके चलो यहां पे MnO2 का रिडक्शन हुआ, Al का ऑक्सीडेशन हुआ. सो Al हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और MnO2 हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. These displacement reactions are highly exothermic. जैसा मैंने आपको बताया, the amount of heat evolved is so large that the metal are produced in a molten state. और उसकी वजह से जो मेटल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मोल्टन स्टेट में होता है. इनफैक्ट सेम चीज हम आयरन के साथ भी कर सकते हैं. Fe2O3 देखो, जब Fe2O3 है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, उसमें से Fe मिलता है लिक्विड फॉर्म में और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है. दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है. इट इज नोन एज अ थर्मिट रिएक्शन. कहाँ यूज होता है थर्मिट रिएक्शन? तो जो रेलवेज होते हैं उनको उनके ट्रैक्स ज्वाइन करने में और क्रैक्ड पार्ट जो मशीन के रहते हैं उनको ज्वाइन करने में इसका यूज होता है. देखो यहाँ पे थर्मिट प्रोसेस दिखाया है आपको. देखो ये पूरा जो मशीन है यहाँ पे, इसके अंदर ये रिएक्शन होता है और जो लिक्विड आयरन निकलता है वो यहाँ पे पटरी के दो हिस्सों को ज्वाइन कर देता है. क्लियर है? सो इस हीट को हमने यूज किया, वेस्ट नहीं जाने दी. अब हम बात करते हैं जो हमारे टेबल में सबसे ज्यादा एक्टिव है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम.
ओके चलो, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विद द कार्बन। कार्बन से अगर हीट करेंगे तो वो हमें रिड्यूस करके मेटल नहीं देगा। क्यों? कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड फ्रॉम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। ये कार्बन से ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं ऑक्सीजन के साथ। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कार्बन का जितना अट्रैक्शन है उससे मेटल ऑक्सीजन का अट्रैक्शन जब ज्यादा रहता है तब कार्बन उसे बाहर नहीं निकाल पाता। तो ये सेम चीज होती है यहाँ पे। दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिड्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करेंगे। एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा और इस मेथड से हम वहां पे इनको बाहर निकालेंगे। आपने क्लोर अल्कली मेथड पढ़ा था 10th में, लास्ट चैप्टर में ही था ना, सेकंड चैप्टर में, क्लोर अल्कली मेथड, जहां पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता था। वो हमने जो चीज की थी उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। जैसे कि NaCl लिक्विड फॉर्म में लेना होगा और उसको जब आप इलेक्ट्रोलाइट करोगे तो आपको कैथोड पे सोडियम मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन मिलेगा। सेम चीज मैग्नीशियम के साथ होती है, कैथोड पे मैग्नीशियम मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन। और सेम चीज कैल्शियम के साथ, कैथोड पे कैल्शियम, एनोड पे क्लोराइड। द मेटल आर डिपोजिटेड एट कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी भी। और क्लोरीन आपको एनोड पे मिलेगा जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। देखो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और एनोड पे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। देखो तो Cl- से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए। और सेम मेथड से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बाहर निकाल सकते हैं, जिसे हम होल हेराल्ड मेथड कहते थे, और वो आप 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग काफी सारी मेथड से हमारी तीनों जो पोर्शन थे, लो एक्टिविटी, मिडल एक्टिविटी और हायर एक्टिविटी, उनको कैसे प्योर करना है वो डिटेल में देखा। अब हम बात करेंगे मेटल को रिफाइन कैसे करा जाएगा, यानी कि हमारी जो मेटल्स है उनको और प्योर करना है। देखो अभी भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी वहां पे होगी, तो उनको हमें ज्यादा प्योर करना है। देखो, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। बहुत प्योर नहीं होती, कुछ एक इंप्योरिटीज तो फिर भी रहेगी। दे कंटेन इंप्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। और उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो यहाँ पे आपने अभी जो कॉपर का रिडक्शन करके कॉपर बनाया वो मैं एनोड पे लूंगा, यानी कि इम्प्योर कॉपर एनोड पे रहेगा और कैथोड पे प्योर कॉपर। एनोड पे क्या होगा, तो कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, यहां से Cu+2 नीचे सॉल्यूशन में आता है। जितना Cu+2 सॉल्यूशन में आएगा उतना ही Cu+2 कैथोड पे डिपॉजिट होगा। यानी कि कैथोड पे मैंने प्योर कॉपर का एक रॉड लिया है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉपर जमा होता जाएगा, प्योर कॉपर, और इंप्योरिटीज नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी कंटेनर में। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में क्या आता है Cu+2, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन का वे हुआ, तो आपका करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो, द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा एसिडिफाइड किया हुआ कॉपर सल्फेट, यानी कि एक आध दो ड्रॉप H2SO4 डाला होगा। एनोड पे इम्प्योर कॉपर, जबकि कैथोड पे प्योर कॉपर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो प्योर कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता है। देखो, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इसी मेथड से वो रिफाइन होते हैं। इन दिस प्रोसेस
द इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, एनोड पे कौन होगा? इम्प्योर मेटल, और कैथोड पे प्योर मेटल का स्ट्रिप रहेगा। द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और उसी मेटल का एक सॉल्ट लिया होगा जिसका सॉल्यूशन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, और यहाँ पे आपको उसका एक एग्जांपल दिया है। On passing the current through electrolyte, pure metal from the anode dissolve in the electrolyte, equivalent amount, same amount of pure metal from electrolyte is deposited on cathode. The soluble impurities जो होगी वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी, और जो इनसॉल्यूबल होगी वो एनोड के नीचे हमें बॉटम में मिलेगी, जिसे एनोडिक मड कहा जाता है। क्लियर है? सो ये हमने बात की कि मेटल प्यूरिफाई कैसे किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब उसके बेसिस पे आपको कुछ एक क्वेश्चन दिए है। सबसे पहले मिनरल का आपको डेफिनेशन देना है। देखो, तो हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने मिनरल का डेफिनेशन देखा था। देखो ये रहा, द अर्थ क्रस्ट मेजर सोर्स ऑफ मेटल, सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम मेटल। ओके, ये नहीं है। The element or compound which occur naturally in the earth crust are known as a minerals. ये mineral का। फिर at some places minerals contains high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. This is called ore. तो दोनों डेफिनेशन हो गए आपके। उसके बाद गैंग का डेफिनेशन तो अभी अभी आज ही किया था, ये हो गया आपका गैंग का डेफिनेशन। ओके, सो तीनों डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर। चलो, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, गोल्ड एंड प्लेटिनम। What chemical process is used to obtain metal from its oxide? Reduction. अगर आपके पास एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाली मेटल्स है तो वो सिर्फ हीट करोगे फिर भी वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है तो आपको कार्बन या फिर उससे ज्यादा एक्टिव मेटल्स से उसका रिडक्शन करवाना होगा। अगर बहुत ही हाईली एक्टिव मेटल है आपके पास तो उसको इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस करना होगा, और आप उसके मेटल ऑक्साइड से उसका मेटल बाहर निकाल सकते हैं। चलो, इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इजी टॉपिक है कोरोजन। देखो, कोरोजन के कुछ एक एग्जांपल दिए हैं। सिल्वर के कोई भी आर्टिकल्स रहते हैं तो उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर लेयर देखने को मिलता है जब वो एयर में ज्यादातर खुला रहता है तब। ये इसलिए बनता है क्योंकि एयर के अंदर जो सल्फर है वो सल्फर सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। वैसे ही आपने कॉपर की सरफेस पे ग्रीन कलर का लेयर देखा होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होके हमें कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर देता है जो कि ग्रीन कलर का रहता है। तो कॉपर के वेसल्स पे आपने ग्रीन कलर का लेयर देखा होगा। वैसे ही आयरन जब है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, जो कि आयरन ऑक्साइड रहता है। चलो, अब ये कोरोजन समझने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी दी है। देखो, उन्होंने नेल्स लिए और 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए। पहले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पानी और नेल्स को रखा है, दूसरे में पहले पानी को बहुत ही ज्यादा उबाला, फिर उसके अंदर नेल्स को पूरी डुबो दी, फिर ऊपर एक ऑयल का लेयर लगा दिया और फिर बंद कर दिया। और यहाँ पे पानी नहीं डाला है लेकिन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है जो ड्राइंग एजेंट रहता है। नेल्स और बंद कर दिया। क्या होगा? तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में थोड़े दिन बाद आपको रस्टिंग देखने को मिलेगा? तो ऑब्वियसली पहली टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में देखो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे ऑयल का लेयर है, और यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं, ऊपर से ड्राइंग एजेंट है तो मॉइस्चर जो रहेगा एयर के अंदर वो भी एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो बी और सी में आपको रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ए के अंदर आपको बहुत ज्यादा रस्टिंग देखने को मिलेगा। You will observe that iron nails in test tube A, but they do not rust in B and C.
इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज बोथ एयर एंड वाटर, जबकि बी के अंदर सिर्फ वो वाटर से एक्सपोज है और सी के अंदर सिर्फ एयर से। सो अकेला एयर या अकेला वाटर आयरन को अफेक्ट नहीं करता, अगर दोनों साथ में है तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ओके, तो आप सोच सकते हो जो चीजें हवा में खुली पड़ी रहती है आयरन की, उसके ऊपर रस्टिंग क्यों लगता है। चलो, अब रस्टिंग को रोका कैसे जा सकता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम रस्टिंग। तो उसके लिए हमारे पास पहला रास्ता है पेंटिंग करो, उसको पेंट लगाओ, उसके ऊपर ऑयलिंग करो, ग्रीजिंग करो, गैल्वेनाइजिंग करो, उसका क्रोम प्लेटिंग करो, उसके ऊपर एनोडाइजिंग करो, या फिर उसकी एलॉय बना दो। तो ये उसके रास्ते हैं अलग अलग। चलो, गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं, तो उसके ऊपर जिंक का एक लेयर बनाना, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर बनाना। अब जिंक आयरन से ज्यादा एक्टिव है, दैट्स वाई क्या होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर मॉइस्चराइज एयर के कांटेक्ट में आता है, तब वो जिंक ही रिएक्ट करता है, आयरन का चांस नहीं मिलता उसको, दैट्स वाई उसका रस्टिंग नहीं होता। गैल्वेनाइजिंग is method of protecting steel or iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. The galvanized article are protected against rusting even if zinc coating is broken. क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा एक्टिव है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड का लेयर बन चुका होगा, दैट्स वाई। चलो, उसके बाद ये बाकी तो टेम्पररी है, पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ग्रीजिंग है, ये सारे टेम्पररी। अब बात करते हैं एलोइस की। अब एलोय आपको पता है क्या है, दो अलग अलग मेटल या एक मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके आपने जो बनाया उसे एलोय कहते हैं। देखो, एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड फॉर इंप्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वी कैन गेट अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल, आयरन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, लेकिन वो कभी भी प्योर स्टेट में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, वो इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है जब हॉट होता है, दैट्स वाई उसके अंदर 0.05% जितना कार्बन ऐड किया जाता है टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन, तो उसे स्टील कहेंगे। वैसे ही अगर हम निकल और क्रोमियम से उसको मिक्स करेंगे तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील है, वो भी हार्ड रहता है और उसको कभी भी रस्ट नहीं लगता। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties are going to change. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed in some other substance. चलो, the substance added may be metal or non-metal. अब alloy का definition. A alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving other elements in the definite proportion and then cooled at a room temperature. पहले आपको प्राइमरी मेटल जो है आपकी उसको डिसोल्व करो, सॉरी मोल्ड करो, उसके बाद जो आपको डालना है वो डाल के फिर से मोल्ड करो, अच्छे से उसको मिक्स करो, होमोजीनियस बनाओ और फिर उसको धीरे 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 ठंडा करो, तो वो आपको आपकी एलॉय देगा। ओके, चलो, डू यू नो, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, डू यू नो प्योर गोल्ड यानी कि 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, देयरफॉर वो ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि आप जो गोल्ड यूज करते हो ज्वेलरी में वो 100% प्योर गोल्ड नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है। जैसे कि कोई कंगन है फॉर एग्जांपल, हाथ में लिया, 24 कैरेट का है, थोड़ा सा दबाया तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। यानी कि अगर वो कहीं पे घिसता है गलती से तो काफी सारा गोल्ड वहां पे फ्रैक्शन में चला जाएगा। सो वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें, दैट्स वाई प्योर गोल्ड जो है वो कभी भी ज्वेलरी बनाने में यूज नहीं करते, उसकी एलॉय यूज की जाती है सिल्वर और कॉपर के साथ। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड आर यूज, यानी कि 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। अगर रेडिश कलर पे चाहिए गोल्ड तो कॉपर ऐड किया होगा, और अगर ब्राइट कलर में चाहिए तो सिल्वर ऐड किया होगा। चलो,
वैसे ही कुछ एक और आपको और के बारे में बताया है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, अगर आप कोई और बनाते हो, कोई एलॉय बनाते हो और उस एलॉय के अंदर एक मेटल मर्क्यूरी है तो उसे अमालगम कहा जाएगा। यानी कि अगर सोडियम से मिक्स करोगे तो सोडियम अमालगम, जिंक से मिक्स करोगे जिंक अमालगम। कौन? मर्क्यूरी। दूसरी बात, एलॉयज का कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट अपनी ओरिजिनल मेटल से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योर हो गया ना। जैसे कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन का एलॉय है। वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो प्योर कॉपर ही यूज होता है। वैसे ही सोल्डर नाम का एक एलॉय है जो लेड और टीन से बना है, पीबी और एसएन से। उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रिकल वायर को ज्वाइन करने में यूज होता है। याद रखना, ब्रास कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टीन, सोल्डर पीबीएन एसएन लेड यानी टीन, स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम एंड निकल, सिर्फ स्टील आयरन एंड कार्बन। टोटल अलग अलग 5 एलॉय के बारे में आपको बताया, और गोल्ड का एलॉय तो है ही। चलो, वैसे ही यहाँ पे आयरन पिलर की एक बात की गई है जो कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में। 1600 साल से वो खुला पड़ा है हवा में, फिर भी उसके ऊपर रस्टिंग नहीं हो रहा है। Its quality of rust resistance has been examined by scientists. पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वो एग्जामिन कर चुके हैं, फिर भी आज तक कोई दूसरा आयरन पिलर नहीं बना पाया। उसका 6 टन जितना वेट है, 6000 kg, और 8 मीटर लंबा है। चलो, अब कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं आपको। मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर आर हीटेड विथ मेटल। चलो, जिंक ऑक्साइड को जिंक से हीट करवाओगे, कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम से हीट करोगे तो मैग्नीशियम जिंक को मेटल के रूप में अलग कर देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वैसे ही कॉपर के साथ हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ कुछ नहीं कर पाएगा, तीनों में से कहीं पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड तो जिंक भी रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम भी उसे रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कॉपर उसे रिड्यूस नहीं कर सकता। In which case you will find displacement reaction? तो zinc oxide and magnesium, magnesium oxide and zinc, no, magnesium oxide की तो कोई नहीं होगी, और कॉपर ऑक्साइड की जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, दोनों के साथ। Which metal do not corrode easily? कौन सी मेटल है जो जल्दी से कोरोड नहीं होती? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। What are alloys? तो अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया। चलो, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।